पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए हैं, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। उधर बखमुत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमुत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमुत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमुत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद बखमुत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमुत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इधर भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर भी प्रज्ञा ठाकुर एक हिंदू लड़की का मन नहीं बदल पाई। लड़की 30 मई को यूसुफ नाम के लड़के से निकाह करने वाली थी, जिस पर लड़की के परिवार को ऐतराज था। इसलिए परिवार ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मामले में मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को समझाया और अपने साथ उसे द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम के लड़के ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, इसलिए द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसका मन नहीं बदला और उसने उस मुस्लिम लड़के यूसुफ से निकाह कर लिया। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हुए रो पड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो उनका गला भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की बहुत याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल स्कूल के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी से जेल में बंद हैं। उधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि टीटीपी के साथ तभी बातचीत होगी जब उसके लड़ाके पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह पर टीटीपी के साथ संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने समझौते की कुछ शर्तें तोड़ दी, जिसके कारण संघर्ष विराम भी खत्म हो गया। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत से पीछे हटने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से टीटीपी के हमले और तेज होंगे। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां के सुरक्षा बल के 6 जवानों को मारने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने घात लगाकर 2 हमले किए, जिनमें पहला हमला पेशावर में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। दावा है कि पेशावर में किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 6 जवानों की मौत हो गई। पेशावर में हमले के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के ही डेरा इस्माइल खान जिले में भी पाकिस्तान की फौज के काफिले पर हमला करने का दावा किया, जिसमें 3 गाड़ियों और 1 टैंक को निशाना बनाया गया। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इधर पश्चिम बंगाल में नगर निगम में नौकरी घोटाले के मामले में सीबीआई ने राज्य में कई इलाकों में छापेमारी की। मामला नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसमें रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने यह छापेमारी की। आरोप है कि नगर निकाय में कर्मचारियों की नियुक्ति में धांधली हुई थी और रिश्वत ली गई थी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दक्षिण दमदम, बैरकपुर, शांतिपुर, टीटागढ़ और कांचरापाड़ा समेत 14 नगर पालिकाओं में छापा मारा और कई ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने कोलकाता से लगे सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग के दफ्तर पर भी छापा मारा। इस मामले में अयनशील नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था और उसके पास से नौकरी घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी। उधर ओडिशा के बालासोर से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब मुर्दा घर से एक पिता अपने जिंदा बेटे को निकाल कर ले गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हेलाराम मलिक के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने अपने घायल बेटे से फोन पर बात की थी।
जिसके बाद वो हावड़ा से एम्बुलेंस के जरिए बालासोर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर हिलाराम मलिक को उनका बेटा कहीं नहीं मिला। उनके मुताबिक उन्होंने बालासोर के सभी अस्पताल छान मारे और आखिरकार उन्होंने मुर्दा घर में जाकर अपने बेटे की तलाश की, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शवों के बीच में उनका बेटा जिंदा है। বাঁহাতটা ভালো ছিল, তখন বাঁহাত দেখিয়ে জানাবার চেষ্টা করছে যে আমি আছি। इसके बाद हिलाराम मलिक अपने बेटे को बालासोर से कोलकाता ले गए, जहां अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इधर रेलवे सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान 40 लोगों की जान करंट लगने की वजह से गई थी। 2 जून को हुए इस भीषण हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच रेलवे के सूत्रों का कहना है कि बालासोर ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से हुई, क्योंकि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ था जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे सामने से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए थे। और रेलवे सूत्रों का कहना है कि टक्कर लगने के बाद बिजली का तार टूटकर डिब्बों पर गिरा, जिससे वहां करंट फैल गया था। हादसे के बाद सैकड़ों शव पटरियों और डिब्बों में बिखरे मिले। इनमें कई शवों पर चोट के निशान नहीं थे। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। इस बीच एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि एनडीआरएफ के कुछ जवानों को पानी खून जैसा लग रहा है, जबकि कुछ को भूख ही नहीं लग रही। यानी हादसे की वजह से एनडीआरएफ के कुछ जवानों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 2 जून को बालासोर में हुए इस भयानक हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को निकालने के लिए अपनी जान झोंक दी, लेकिन अब एनडीआरएफ के सूत्रों का कहना है कि इस हादसे का गहरा असर उनके दिमाग पर हुआ। लगातार शवों और घायलों को निकालने की वजह से एनडीआरएफ के जवानों में अलग अलग लक्षण नजर आने लगे थे। एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक कुछ जवानों को पानी खून की तरह दिख रहा है, जबकि कुछ को भूख लगनी बंद हो गई। हालांकि इन लक्षणों के दिखने के बाद जवानों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इस बीच अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अटलांटिक महासागर में 93 दिन तक पानी के अंदर रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्हें एक रिसर्च के लिए समंदर की गहराई में भेजा गया था और वो 93 दिनों के बाद बाहर निकले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जोसेफ डिटूरी को एक रिसर्च के लिए इतने दिनों तक पानी के अंदर रखा गया, जिसके बाद यह दावा किया गया कि पानी में रहने की वजह से उनकी बीमारियां घटने के साथ ही उनके जीने की क्षमता करीब 10 साल और बढ़ गई। और उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर के अंदर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर में रहने का रिकॉर्ड 73 दिन का था, जिसे जोसेफ डिटूरी ने तोड़ दिया। उधर इजरायल ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो ईरान के किसी भी हथियार का जवाब दे सकता है। एक रोज पहले ही ईरान ने आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया, लेकिन इजरायल ने ईरान के उस दावे को हंसी में उड़ा दिया। वहां के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो उसके किसी भी हथियार का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की रफ्तार से करीब 15 गुना तेज उड़ सकती है और उसे कोई डिफेंस सिस्टम हरा नहीं सकता। जिसके बाद ये माना गया कि ईरान ने एक साथ अपने 2 दुश्मनों इजरायल और अमेरिका को डराने का काम किया। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। इजरायल के विदेश मंत्री साउथ कोरिया दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत करते हुए यह बयान दिया और 2 टूक कह दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को दूसरा उत्तर कोरिया नहीं बनने देगा। पश्चिमी मीडिया कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को है और अमेरिका इजरायल का दोस्त है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कई तरह के बैन लगा चुका है ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल न कर सके। इसीलिए इजरायल ईरान को रोकने की जिद पर अड़ा है। वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उत्तर कोरिया की तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि किम अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी लगातार परमाणु परीक्षण करने से बाज नहीं आते हैं। इसलिए इजरायल ने साफ कर दिया कि वो ईरान को उत्तर कोरिया की तरह मनमानी नहीं करने देगा।